नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। रोज की तरह मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तारीख 30 मई, पिछले 2 महीनों से चल रहा चुनावी शोर आज थम गया। 2024 के चुनाव का प्रचार बंद हो गया। प्रधानमंत्री अब ध्यान मग्न होने जा रहे हैं, तो अब चिल्पो नहीं है, लेकिन अब कयास लगेंगे। अब कैलकुलेटर काम करेगा, सोशल कैलकुलेटर, पॉलिटिकल कैलकुलेटर, इलेक्टोरल कैलकुलेटर। लेकिन बिहार में अब भी 8 सीटों पर चुनाव बाकी है। 1 जून को 8 सीटों पर चुनाव होना है और ये लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो सभी के सभी एनडीए के खाते में हैं। लेकिन इस बार इन लोकसभा क्षेत्रों में लड़ाई बहुत तगड़ी फंसी हुई है। ये लोकसभा क्षेत्र हैं पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, जहानाबाद और नालंदा। तो इन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार खत्म होने के वक्त क्या स्थिति थी, यह तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन इसके पहले 7 चरणों के चुनावी प्रचार में कब क्या परिवर्तन होता रहा और परिणति कैसे हुई, इसके बारे में संक्षेप चर्चा और एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी अजीत जी। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग 7 चरण में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि जी। प्रचार कैसे शुरू हुआ, कैसे हम्म। बदला और जी। उसका चुनाव पर क्या असर हुआ। देखिए, हम्म। अब इस बात की शुरुआत हम लोग इस बात से कहें कि एक विज्ञापन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी ने एक विज्ञापन बनाया था पश्चिम बंगाल की तृणमूल हम्म। सरकार को लेकर के, ममता बनर्जी सरकार को लेकर के। जी। और वो विज्ञापन इतना अपमानजनक था कि हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आप इसको नहीं चला सकते, ये बहुत अपमानजनक है। जी। और फिर वो उसके खिलाफ, हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गई और हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्राइक डाउन किया, हाईकोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड किया और जी। उसने कहा कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो हम्म। आपका शत्रु नहीं है, जी। योर कंपिटिटर इज नॉट योर एनिमी। ये वर्ड हम्म। थे सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देखिए कि चुनाव प्रचार में बहस और प्रचार का स्तर कितना गिरता जा रहा है और जी। इसका नुकसान मतदाताओं को है। देखिए, ये हम्म। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बहस का बिल्कुल। स्तर गिर रहा है, इसका हम्म। नुकसान मतदाता को है। ये बात जी। समझने की जरूरत है, मतदाता को भी समझने की जरूरत है और पार्टी के तमाम जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी समझने की जरूरत है जी। कि वो इस तरह के प्रचार करके एक दूसरे के प्रति डेरोगेटरी, अपमानजनक, निंदाजनक कैंपेन बना करके, विज्ञापन बना करके, फोटो तस्वीरें बना करके, उनके खिलाफ झूठी सच्ची खबरें चला करके जी। मतदाता का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। मतदाता का फायदा इसमें नहीं है कि आप एक दूसरे को कितनी गालियां दे रहे हैं, कितने तीखे शब्दों में आप निंदा कर रहे हैं, किसके जी। बारे में क्या काल्पनिक खतरे बता रहे हैं। हम्म। मतदाता का फायदा इसमें होगा जब आप उसके जीवन से जुड़ी हुई बातों को चुनाव का मुद्दा बनाएंगे। तो बिल्कुल। ये इस चुनाव में, एक तो ये चुनाव सबसे लंबा चुनाव प्रचार हुआ। पता नहीं कैसे चुनाव आयोग ने इसकी रूपरेखा बनाई। हम लोग पहले भी चर्चा की है इस बात जी। को लेकर बिल्कुल। के। पूरा 81-82 दिन का कैंपेन चला, इतना लंबा आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ। 7 चरण में चुनाव कराया गया, उसके बावजूद इतनी तरह की गड़बड़ियां हुई जिन पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। चुनाव आयोग की गलतियों पर अब जी। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर था। चुनाव आयोग को पता ही नहीं चला, उसने पूरे देश में 4 जून की गिनती रख दी। हम्म। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनकी भी गिनती 4 जून को रख दी। ये बाद जी। में पता चला कि सिक्किम का विधानसभा का कार्यकाल तो 2 जून को ही खत्म हो रहा है। ओ माय अब गॉड। सोचिए, जी। चुनाव आयोग से ऐसी गलती हुई कि 2 जून को जिस विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसकी भी गिनती 4 जून को थी। जी। फिर वहां से मैसेज आया, फिर उसको चेंज किया गया। तो आप देखिए, इन दोनों नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मतगणना का काम 2 जून को ही होगा हम्म। और बाकी जगह 4 जून को होगा। ऐसी गलती हुई। ऐसे कुछ जी। पॉलिटिकल चीजें जो जिसको लेकर के साजिश की आशंका होती है, कई बार आरोप लगते हैं। 1 जून को मत पड़ेगा पंजाब के 13 सीटों पर और एक चंडीगढ़ सीट पर। पंजाब जी। में 1 जून का दिन जो है बड़ा घाव जख्म देने वाला है। वो हम्म। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी होती है। उसी दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना घुसी थी अकाल तख्त में, हरमंदिर साहब में और स्वर्ण मंदिर। जी। उस दिन मत पड़ेंगे। अब हम्म। बताइए, चुनाव आयोग कैसे इस तरह की तारीख सेट कर सकता है। तो इस तरह की कई कंट्रोवर्सी हुई, कई विवाद हुए, इतना लंबा हुआ, इतनी गर्मी हुई। इस गर्मी में 48, 49, 50 डिग्री टेम्परेचर में चुनाव हुआ। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका आगे से चुनाव आयोग को भी ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये प्रेशर बनाना चाहिए है कि चुनाव का टाइमलाइन बिल्कुल। आप आगे करिए। हम्म। मार्च अप्रैल तक चुनाव खत्म हो जाना चाहिए है। ये एक तो चुनाव को लेकर के 7 चरण के इससे निकला।
हम लोगों ने प्रचार से बात शुरू की है कि अपने प्रतिद्वंदी को अपना दुश्मन न माने। जी ये बात नहीं होनी चाहिए है कि ये भ्रष्ट है, इसका बाप भी भ्रष्ट था, इसका दादा भी भ्रष्ट था, इस तरह हाँ, की बातें बिहार में तो चुनाव। कह दिया गया ना कि अब तो देखिए जैसे हेलीकॉप्टर राइड खत्म होगा, जेल जाना है, ये बातें भी वही कह दी गई। अब वही इस तरह की बातें किसी के लिए भी, इस तरह की बातें, अपमानजनक बातें किसी भी नेता के लिए नहीं कही जानी जी चाहिए है। और वो एक सम्मानजनक तरीके से और जनता को जागरूक करते हुए, चुनाव का समय जो होता है वो जनता को जागरूक करने का समय होता है, उसको एजुकेट करने का बिल्कुल। समय होता है, उसको ये बताने का समय होता है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, और जी किसकी सरकार बनेगी तो वो जनता के हित के लिए क्या काम करेगा। और जी ये दुर्भाग्य देखिए ज्ञानेश्वर जी, पूरे 7 चरण में लगभग 2.5 महीने से ज्यादा प्रचार चला है और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जनता के कंसर्न का मुद्दा नहीं उठाया है। समूचा देश, आपको याद है, हमको याद है, और हम लोग जिन मतदाताओं से, जिन जिन नागरिकों से मुखातिब है, उन सबको पता है कि 3 साल हुए, सिर्फ 3 साल। जी 2021 का मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप याद करिए कि किस तरह लोग सड़कों पर मर रहे थे, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए यहां वहां भाग दौड़ कर रहे थे, लोग अस्पताल में बेड के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, लोग मर रहे थे, गंगा के किनारे लाशें दफनाई जा रही थी या गंगा में बहाई जा रही थी। समूचा देश मणिकर्णिका घाट बना हुआ था, 24 घंटे चिताएं जलती थी शमशान में, और इसके जी बावजूद कई कई दिन की वेटिंग होती थी। और पूरे चुनाव में एक लाइन इसकी चर्चा नहीं हुई है कि बिल्कुल कोरोना का कितना, कैसा कुप्रबंधन हुआ और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की कैसी पोल खुल गई थी इस देश में। स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, ये किसी एक सरकार के ऊपर ये सवाल नहीं है। जी कैसी व्यवस्था है स्वास्थ्य की कि 11,000 आदमी पर एक डॉक्टर है? ऐसा किस सभ्य देश में होता है? और किसने क्या बिल्कुल सबक दिया? स्वास्थ्य के लिए आप क्या करेंगे, किसी ने कुछ नहीं बताया। शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे, किसी ने कोई चर्चा की? शिक्षा पर देश में एक नई शिक्षा नीति बनी है, उसमें क्या बातें हैं, उस पर न पक्ष ने कुछ कहा न विपक्ष ने कुछ कहा। महंगाई पर हम लोगों ने कोई बात नहीं सुनी, किसी ने सवाल जी नहीं पूछा कि जब सारी दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो भारत में क्यों नहीं सस्ता हुआ, तेल पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हुए? पर्यावरण की चर्चा कहीं आपने सुनी? आज सारा देश जल रहा है 48, 49, 50 डिग्री टेम्परेचर में, जी और ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। लोग कहीं हवा हवा प्रदूषित है, पानी लेकिन प्रदूषित है, लेकिन कोई एक मुद्दा और नहीं। बात नोटिस करने की है, देखिए चुनाव प्रचार का तरीका भी बदल गया। हाँ, देखिए 2019 का चुनाव तो हमने देखा था कि व्हाट्सएप पर चल रहा था, 2024 में हमने देखा यूट्यूब और रील्स पर चल रहा है, और आपने 2014 के चुनाव से ही देखा था, समझा भी है हमने और आपने, कोई वोट मांगने अब आपके पास आ रहा है क्या? हाथ नहीं जा हिला रहा दिया है, बिल्कुल। हाँ, हाथ हिला दिया था। आपके यहाँ चुनाव हो चुका, आपके क्षेत्र में कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी लड़ रहे थे आपस में, कोई वोट मांगने आपके पास गया था? दोनों में कोई नहीं आए होंगे। कल रात मेरी पत्नी ने पूछा कि 1 जून को वोट करना है, वोट देने के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन कोई वोट मांगने आया भी है क्या? मैं ठीक पटना के बात एक है। बड़े मोहल्ले में रहता हूँ, तो ये प्रचार जो है, और आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे तो अब वही रह जाते हैं। राशन मुद्दा ठीक है, राशन गरीबी, बताइए। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन वह बात कि भाई शिक्षा का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, इन बातों की कोई चिंता ही नहीं करता है। बिहार में ही हमने देखा, इस बात की चर्चा हो रही कितने बच्चे कौन पैदा किया। बताइए, ये क्या कैंपेन का हाँ तरीका है? जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपका आरक्षण छीन कर उन्हें दे दिया जाएगा जो उन्हें दे देंगे। अधिक। वोट जिहाद कर रहे हैं जो घुसपैठी है, हाँ ये क्या बात हुई? जी, हाँ, तो यह तो अब बिल्कुल, अब यही है ना कि बस चुनाव जीत जाना है, जीतना चाहे है, इसके, हाँ, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना कुछ भी पड़े, करना हो करना पड़े। हाँ, इसकी फिक्र नहीं है। और देखिए इस बार चुनाव आयोग की आपने चर्चा की कि किस तरीके से मतदान का प्रतिशत बदलता रहा, हाँ, जिसके कारण लोगों के मन में वहम और भ्रांतियां पैदा हुई हैं कि वोट बढ़ कैसे जा रहे हैं। बिल्कुल। जी, आपने नहीं तो वो ऑपरेशन सब बूथ, देखिए, जी जी किस तरह से चुनाव का आपने पहले चरण का चुनाव हुआ 19 अप्रैल को, जी और उसका डाटा किस दिन जारी हुआ? उसका डाटा जारी हुआ 30 अप्रैल को। जी 11 दिन बिल्कुल लगते हैं चुनाव आयोग को, ये जो इंटरिम डाटा आपने दिया उसके बाद 11 दिन लगेंगे आपको कैलकुलेट करके अंतिम डाटा देने में। और जी फिर दूसरे चरण का 26 अप्रैल को हुआ, उसका भी 30 अप्रैल को जारी हुआ। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि 48 जी घंटे के भीतर ये अंतिम डाटा जारी किया जाए। और दूसरे चरण के मतदान में तो 6.25% मतदान बढ़ गया। कोई बिल्कुल इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, कितने लोग लाइन में लगे थे कि इतना वोट बढ़ गया। और जी उससे भी हैरान करने वाली बात तो अभी छठे चरण में आई है ज्ञानेश्वर जी, हम्म, कि उड़ीसा में
6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, इंटरिम डाटा था कि 60% वोट हुआ है, शाम में 6 बजे डाटा है कि 60% वोट हुआ है। जी और और जब 3 दिन के बाद चुनाव आयोग ने डाटा दिया तो कहा कि वहां 74% वोट हुआ है, जी 14% बिल्कुल। वोट बढ़ गया। और न कैसे स्टेट बढ़ गए? गवर्नमेंट, हाँ, वो न बीजू जनता दल कुछ कर रही है, न बीजेपी कुछ कर रही है। जी तो बिल्कुल। ये सब सवाल उठे चुनाव आयोग में, चुनाव कराने के तरीके पर सवाल उठे, चुनाव के प्रचार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमने बताई, कम से कम उसी से लोगों की नींद खुले। और फिर जी कैंपेन जो है, पहले चरण में जैसे कम मतदान हुआ वैसे ही कैंपेन बदलता गया, हिंदू मुसलमान के मुद्दे आ गए, आरक्षण छीन करके एक तरफ मुद्दा आ गया कि संविधान फाड़ करके फेंक देंगे, संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी जाने लगे मंच पर कि ये संविधान किताब फाड़ करके कचरे में फेंक देंगे। जी दूसरे लोग कहने लगे कि संविधान में आरक्षण जो है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमान को दे देंगे। पाकिस्तान की एंट्री हो गई कि पाकिस्तान में शहजादों को पीएम बनाने के लिए ऐसी चीजें हो रही बिल्कुल। हैं, लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तो हम्म। ये तमाम चीजें, हिंदू मुसलमान हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, ये तमाम चीजें आ गई और जनता का जो मुद्दा था वो गायब हो गया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे जनता का नुकसान हो रहा है। जी और ये चुनाव जैसे जैसे बदला, उस तरह से इस तरह के कैंपेन बदलते गए, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे इस तरह के कैंपेन बदलते गए। पता नहीं इसका क्या लाभ हुआ, किसने जो काल्पनिक खतरा बताया उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये तो जी काल्पनिक खतरे थे ना, किसी ने देखा तो बिल्कुल। है नहीं कि कौन संविधान फाड़ जी के फेंक देगा, कौन आरक्षण खत्म कर देगा। आज क्या किसी की हिम्मत है आरक्षण छीन लेने की? नहीं लेकिन बिल्कुल अब नहीं, ये हुआ बिल्कुल। कि आरक्षण छीन लिया गया और नरेंद्र मोदी आरक्षण छीन लेंगे। अरे नरेंद्र मोदी ने तो 10% आरक्षण बढ़ा दिया, जी उन्होंने तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% बढ़ा और दिया। देखिए अजीत जी, इस बात को भी नोटिस करने की है कि आप जिस अरविंद केजरीवाल की निंदा करते रहे शुरुआती दौर में कि ये मुफ्तखोरी बढ़ा रहे हैं, फ्री में बांटकर सब कुछ मतदाताओं से मत प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या है, वो कह रहे हैं 5 किलो मैं दे रहा हूं, वो कह रहे हैं मैं 10 किलो दूंगा, वो बिल्कुल। कह रहे हैं मैं 1 लाख दूंगा। हाँ? मैं हाँ, कल देख रहा था कहीं कि यदि 8,500 रुपए महीना महिलाओं को मिल रहा है तो 8,500 रुपए में वह क्या क्या कर सकती है, हाँ, क्या वो, हाँ, ये तो इस बजाते ये तरीके का कैंपेन का हिसाब पार्ट था नहीं। ये। हाँ, जी, तो ये डिबेट का पार्ट था। तो जिस मुफ्तखोरी के खिलाफ आप बात कर रहे थे, अब देखिए मीडिया से मुखातिब होने के सवाल पर है। प्रधानमंत्री जिन्हें पसंद करते हैं उन सबों को उन्होंने इंटरव्यू दिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठाते थे वे कितनों के साथ मुखातिब हुए? उन्होंने वे एक भी तो बस, इंटरव्यू नहीं हाँ, दिया। हाँ, वे तो बस इतना ही कहते रहे, गोदी मीडिया गोदी मीडिया। तो आपके लड़ने का चमचे तरीका क्या चमची, है? हाँ हाँ, चमचे चमची आपके, पत्रकारों को हाँ, आपने, मैं आप बिहार में, पहले इस बात पर किसी ने प्रेस्टिट्यूट कह दिया, बीके सिंह ने, जी जनरल बीके सिंह ने प्रेस को जी प्रेस्टिट्यूट कह दिया। हाँ, सारे लोग, सारा कांग्रेस का इकोसिस्टम विरोध में था। अब फिर राहुल गांधी जी खुद ही चमचे चमची कह रहे हैं पत्रकारों को। तो बिल्कुल। यही ये सब, ये जो डेरोगेटरी, इस तरह का जो इतना जिसको बोलते हैं पतन हुआ है ना प्रचार में, जो मुद्दों का, कि हम लोग जी कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरह से प्रचार होगा, इस लेवल पर जाकर के चुनाव कैंपेन हो। जी, मैं तो बिहार ये में ही भी देख रहा हूँ, क्या नीतीश कुमार ने एक इंटरव्यू किसी को दिया, किसी से बातचीत की? वे तो सार्वजनिक संबोधन से दूर भागते रहे। इस बार सबसे कम प्रचार नीतीश कुमार ने किया। और देखिए, आप जी, और देखिए आपने कहा 1 जून की तारीख है, वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार की तारीख है, वो दर्द है, वो मरहम है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तारीख से बिहार में कोई चुनाव की तारीखें बदल सकती थी, लेकिन जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें कई लोकसभा क्षेत्रों में यह दर्द जो है ना, क्या करेगा यदि लोगों की जेहन में बात आ गई। 1 जून को ही रणबीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी। बताइए। सरकार किसकी थी? हत्या कहाँ हुई थी? चुनाव उन्हीं इलाकों में है। और जहानाबाद की लड़ाई आप देख रहे हैं, काराकाट की लड़ाई ने किनको किनको फंसा रखा है, इस बात को भी हम और आप समझ रहे हैं। खैर चलिए, तो चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। अब हम बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां चुनाव होंगे 1 जून को। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पटना साहिब से। देखिए, रविशंकर प्रसाद, उन्हें आखिरी मौका बीजेपी ने दे ही दिया और उनके सामने बहुत देर से प्रत्याशी बनाए गए अंशुल अभिजीत, मीरा कुमार के बेटे। कांग्रेस जानती है पटना साहिब की स्थिति क्या है, लेकिन समीकरणों को गढ़ने का प्रयास किया गया, मुसलमान, यादव, दलित, कुशवाहा। लेकिन यह गढ़ है और इस गढ़ में भी रविशंकर प्रसाद ने अपने को बहुत सुरक्षित नहीं महसूस किया। नतीजे आएंगे, नतीजे उनके पक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ा।
योगी आदित्यनाथ आए और तमाम बड़े नेता आए। तो पटना साहिब में देखिए, जब किसी से आप बात करेंगे, आप रविशंकर प्रसाद को वोट देना चाहते हैं, लोग कहेंगे नहीं। तो क्या आप नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे हाँ। तो पटना साहिब का मिजाज ऐसा, चुनाव प्रचार इसी रास्ते पर खत्म हुआ है। लेकिन यह बात कही जा रही है कि 2019 जैसा अंतर नहीं होने वाला है। तो पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद बनाम अंशुल अभिजीत। ये ज्ञानेश्वर जी, बिहार में जो 8 सीटों पर अभी चुनाव आज समाप्त हुए, जिन 8 सीटों पर, और जून को जहां मतदान होगा, उसमें वो सारे, पिछली बार भी वो सारी सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन उसमें भी एनडीए और बीजेपी जिस एक सीट को सबसे सुरक्षित मान सकती है वो पटना साहिब सीट है। कोई भी आंख मूंद करके ये कह देगा कि जैसे नीतीश कुमार को एक सीट अगर मिले तो वो कौन सी सीट होगी, तो नालंदा होगी। उसी तरह से कोई कह सकता है कि बीजेपी को एक सीट अगर मिलेगी तो कौन सी सीट होगी, तो वो पटना साहिब सीट होगी। तो ये उस तरह का उस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, उस तरह का सामाजिक समीकरण है वहां का। तो नहीं भी गया तो फिर लोग भूल जाएंगे 2019 में किस तरीके से पटना के एक हिस्से में बारिश के बाद बाढ़ आई और क्या क्या हुआ। हाँ, हाँ, वो सब भूल गए लोग, वो भूल गए। जबकि वो रियल कंसर्न होना चाहिए था कि किस तरह से लोग डूबे हुए थे और कोई जनप्रतिनिधि नहीं निकला सिवाय पप्पू यादव को छोड़ करके, जो कंधे पर उठा करके अनाज, राशन और दवाइयां पहुंचा रहे थे। और गिने चुने जो समार्टियन, गुड समार्टियन जिनको बोलते हैं, जो जनता, कुछ लोग निकल के अपने साधनों से लोगों की मदद कर रहे थे, कोई नहीं निकला। तो वो उसको लोग भूल गए, उसको नहीं ध्यान रखते। वो मुद्दा नहीं बना चुनाव। मुद्दा क्या बना? तो मुद्दा ये बना कि मीरा कुमार के बेटे हैं अंशुल अभिजीत, क्योंकि मीरा कुमार जो अंशुल अभिजीत हैं, उनकी मां दलित हैं और उनके पिता कुशवाहा हैं। तो दलित और कुशवाहा का समीकरण तो बन गया। और उसके बाद यादव और मुसलमान का है ही समीकरण, आरजेडी जो इसका इंडिया ब्लॉक का। तो ये 4 जातियां ही मिल करके और चुनाव की नाव पार लगा देंगी। और इस आधार पर चुनाव हुए, सिंपल इस आधार पर। आप कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, कोई खोज नहीं रहा है, न सड़कों की बात हो रही, न गलियों की, न किसी चीज की नहीं। तो जब इस मुद्दे पर आप चुनाव जाइएगा तो फिर आप, हमने कई बार कहा है कि चुनाव, लोकसभा का चुनाव आप 2, 3, 4 जातियों के समीकरण से नहीं जीत सकते हैं। बड़ी जातियां हैं, काफी जातियां, और 20-22 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो उस समीकरण में फिर आप मात खा जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़े सामाजिक समीकरण के साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का सामाजिक समीकरण ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल। तो उसका फायदा रविशंकर प्रसाद को मिलेगा। इस इलाके की जो हिस्ट्री है, इस इलाके की जो ज्योग्राफी है, इस इलाके का जो अरिथमेटिक है, वो सब फेवर कर रहा है। रविशंकर प्रसाद लोगों को नहीं भी पसंद हो, तब भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग उनको वोट करेंगे। और वो आप मान के चलिए कि एक बीजेपी के लिए कंफर्टेबल सीट थी और इस बार भी है। चलिए देखिए, हम आगे की सीट की बात करें, लेकिन इसके पहले पूरे चुनाव प्रचार में बिहार में एक व्यक्ति की कमी महसूस हुई, और वो व्यक्ति हम सबों के बीच से चले भी गए, सुशील कुमार मोदी। यदि कैलाशपति मिश्र के बाद बिहार में बीजेपी को किसी ने सींचा और बीजेपी की बुनियाद मजबूत रखी, तो सुशील कुमार मोदी। और अपनी सादगी, अपने अनुशासन, अपनी शालीनता के साथ तो यह कमी महसूस हुई। देखिए, मुझे 1995 का एक किस्सा याद है, जब वे विधायक का चुनाव लड़ा करते थे। मेरे पटना के एक मित्र, धनाढ्य मित्र, जो उनसे बहुत ही खुले हुए थे। मैं तो बस अभी सफर में आगे बढ़ ही रहा था, मेरी पहचान बहुत नहीं थी और पॉलिटिकल पहचान तो बहुत नहीं थी, लेकिन हम लोग दोनों साथ गए थे। मेरे मित्र को कुछ चुनावी चंदा देना था सुशील कुमार मोदी जी को। तो सुशील कुमार मोदी जी को चंदा देने के लिए वो अपने साथ 1 लाख रुपए ले गए थे 1995। तो सुशील मोदी ने जब चंदा देखा, रुपया देखा, तो उन्होंने कहा, अरे इतना क्यों ले आए हो, बस 25,000 दे दो, बाकी की व्यवस्था हो गई। तो सुशील मोदी का यह किरदार भी हमने देखा। और सुशील मोदी के कई किस्से हैं, चुनाव में व्यस्त रहा, बता नहीं पाया, लेकिन इस चुनाव में सुशील मोदी की कमी महसूस हुई। और यदि सुशील मोदी ठीक होते तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सक्रियता भी और अधिक होती। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। दोनों के बीच की जैसी बॉन्डिंग थी, दोनों के बीच की जैसी दोस्ती थी,
जी, और दोनों जिस तरह से एक दूसरे को भी समझते थे और पूरे बिहार को समझते थे, वैसा कोई समझने वाला फिर नेता नहीं हुआ। एक समय था जब लालू यादव थे और उनके साथ रंजन यादव थे, शरद यादव थे, तो ये सब लोग भी जनता की पल्स को समझते थे और एक दूसरे को भी समझते थे। उसी जी, तरह से नीतीश कुमार और सुशील मोदी भी लोगों की नब्ज को समझते थे, और हमको भी ऐसा एकदम यकीन है कि अगर रहते सुशील मोदी तो जी, और बेटर मैनेज होता बिहार का चुनाव, बीजेपी का चुनाव और कोऑर्डिनेटेड होता, बीजेपी जेडीयू का कैंपेन प्रचार और बेटर होता और कोहेसिव होता। पटना में भी लोगों को यह शिकायत नहीं रहती कि कोई आ नहीं रहा है, कोई वोट नहीं मांग रहा जी, है। बिल्कुल। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है वहां, वो विधानसभा हुँ, के चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वो जाते लोगों से मिलते और लोगों के बीच में एक एहसास कराते कि चुनाव हो रहा है और बीजेपी को वोट करना है। तो ये कमी बिल्कुल, एक निश्चित रूप से बीजेपी ने भी एक कमी महसूस की होगी। चुनाव का जी, इतना कोऑर्डिनेटेड कैंपेन नहीं हुआ, तो उसमें हुँ, कहीं ना कहीं एक कमी सुशील मोदी के नहीं होने से रही। उनके पहले वो बीमार रहे और फिर उनका निधन हो गया बीच के बिल्कुल और चुनाव बहुत में। कम समय में सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। और जी, दूसरा दूसरा व्यक्ति जो चुनाव में नहीं दिखा, हम लोग नालंदा की बात करेंगे तो उनका जिक्र करेंगे। आरसीपी सिंह, जी, आरसीपी सिंह, जी, जी। तो देखिए पटना साहिब की बात कर ली, पाटलिपुत्रा का रन तो हमेशा बहुत ही भयावह होता ही है। हमने कहा भयावह होता है और नतीजे क्या होंगे? 2009 में परिसीमन के बाद जब पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र बना तो लालू यादव ही चुनाव हार गए अपने ही दोस्त रंजन यादव के हाथों जो जेडीयू के उम्मीदवार थे। 2014 में रामकृपाल यादव जो लालू यादव के हनुमान थे, लालू यादव को पुत्री प्रेम जगा, बिटिया को ही टिकट देना था, तो रामकृपाल यादव को बीजेपी लोक ले गई और वे उम्मीदवार बन गए। मीसा भारती को चुनाव हरा दिया। 2019 में फिर से मीसा भारती को चुनाव हराया। तो इस बार 2022 में तीसरी बार रामकृपाल यादव और मीसा भारती आमने सामने हैं। लड़ाई बहुत भीषण है। माले आरजेडी के साथ 2019 में भी थी, 2024 में भी है। ये दूसरी बात है कि संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक खुद चुनाव लड़ रहे हैं नालंदा से, लेकिन रीतलाल यादव की अनुपस्थिति देखी जा रही है। भाई वीरेंद्र का कम सक्रिय होना भी नोट किया जा रहा है। तो यहाँ की लड़ाई प्रचार दोनों ओर से, लालू यादव ने भी ताकत झोंकी है और लालू यादव तो बस दो चार वाक्यों में जवाब देते हैं। उन्होंने जब मीसा भारती के प्रचार के लिए जब निकले तो लोगों ने नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा, उन्होंने कहा बस खत्म, सब समाप्त, अब आना है इसको। तो पाटलिपुत्र जी, देखिए, चुनाव प्रचार बंद होने के बाद अभी जो बात आगे के 36 घंटे बचे हुए हैं, इसमें जी, बहुत मैनूवरिंग होगी, बहुत मैनिपुलेशन बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोड़ जी, तोड़ होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग जितनी चर्चा करते आ रहे हैं, उसी कंटिन्यूटी में, उसी कंसिस्टेंसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई हमेशा बहुत नजदीकी लड़ाई रही है हर बार। जी, जी, ये 2009 में लालू यादव सिर्फ 23,000 वोट से चुनाव हारे थे रंजन यादव से। जी, जी, 2014 में मीसा भारती 40,000 वोट से हारी, और फिर 2019 में वो 39,000 वोट से हारी। जी, ये इससे पता चलता है लोकसभा चुनाव में ये अंतर कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं किसी होता है। किसी एक ब्लॉक का खेला बदल जाएगा और नतीजे बदल जाएंगे, कहीं से बदल जाएगा वो खेला। जी, तो लगातार 3 चुनाव इतना क्लोज फाइट के बावजूद चौथी बार भी लालू यादव का परिवार चुनाव लड़ रहा है। पहले लालू यादव खुद हारे, 2 बार मीसा भारती हारी, और हम कहते रहे हैं कि थर्ड टर्म लकी चार्म हो सकता है मीसा जी, भारती का। जितना नजदीकी मुकाबला है, उनके प्रति जो सहानुभूति है। देखिए, जी, रामकृपाल यादव के बारे में भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि वो सर्वसुलभ जनप्रतिनिधि बिल्कुल हैं, सब खुला, वो बिल्कुल। सबके लिए उपलब्ध हैं, उनको जब खोजिए तो वो सुख में भले ना दिखें, लेकिन दुख में तो जरूर हाजिर होंगे। जरूर दिखते हैं। कोई आदमी उनको जी, खोज सकता है। उन्होंने भी नए तरीके से कैंपेन उन्होंने भी किया, उनके बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, उन लोगों ने भी जी, उनकी मदद की। पार्टी का एक अपना संगठित प्रचार अभियान है, वो सब हुआ। लेकिन जी, मीसा भारती का चुनाव कैंपेन भी इस बार काफी कोऑर्डिनेटेड था। उनके प्रति एक सहानुभूति है, ये एक फैक्टर है। और जी, चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री का ये कहना कि तेजस्वी तुरंत जेल जाएंगे चुनाव खत्म होते, ये एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर होगा, हमको लग जी, रहा है। ये हुँ, चुनाव नतीजे को प्रभावित करने वाला फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो यादव वोट को, जिसको लेकर के लालू यादव को हमेशा दिक्कत रहती है कि वो जी, वोट कुछ ना कुछ चला ही जाता है रामकृपाल यादव के साथ, या कई बार भाई वीरेंद्र बहुत उदासीन हो गए, सक्रिय नहीं हुए, रीतलाल यादव नहीं हुए, तो कुछ वोट कट जी, गए। इस बार हमको लगता है कि वो वोट एक मुश्त आएगा, मीसा भारती को पड़ेगा। इस बयान के बाद की तेजस्वी तारीख के जेल जाने वाली बात के बाद इसको अस्मिता का सवाल बनाया है वहां बिल्कुल, लोगों ने, जी, और सबसे बड़ा वोट आधार वही है, यादव का ही जी, है वहां। हमको लगता है हुँ। 4 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा ही वोट हाँ, लेकिन पाटलिपुत्र। रामकृपाल यादव की ताकत बनी हुई है कि जीतन राम मांझी आ गए, उपेंद्र कुशवाहा आ गए, तो ये ताकत बनी हुई है। लेकिन
एक जो और परेशानी ये है कि यदि जहानाबाद में भूमिहारों ने खेला खेला तो पाटलिपुत्र में चंद्रवंशी भी खेला कर सकते हैं, उनकी आबादी भी है। तो बिल्कुल। तो बड़ा हाँ, क्रॉस यही कनेक्शन हो रहा है। जी यही मैसेज अभी जाएगा, अगले 36 घंटे में यही सब चीजें जी, होंगी। वहां बिल्कुल से ये लोग मैसेज रिपोर्ट जाएगा। लेंगे जी कि वोट पड़ रहा है कि नहीं, और यहाँ भी लोग की वोट दे रहे हैं कि जी। अब चलिए देखिए, चलते हैं आरा। आर के सिंह बनाम सुदामा प्रसाद। देखिए, आर के सिंह आश्वस्त है, लेकिन उन्हें चिंता सिर्फ इस बात की है कि काराकाट में यदि राजपूतों ने उपेंद्र कुशवाहा को मत नहीं दिया तो यहां कुशवाहा मेरा खेल न बिगाड़ते। तो इसी परेशानी में अब जो आपने कहा ना कि ये 36 घंटे जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। बड़े बड़े गांव में, बड़ी बड़ी पंचायतों में यह फैसला होगा कि आरा में, काराकाट में, बक्सर में, सासाराम में कौन जाति किसको मत दे रही है। खेसारी लाल यादव खेला ही करके चले गए, क्या संयोग, वो उन्होंने काराकाट में पवन सिंह के लिए प्रचार कर दिया और यहां पाटलिपुत्र में आकर मीसा भारती के लिए प्रचार कर दिया। तो जो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि लालू यादव ने खड़ा कराया है पवन सिंह को, और फिर कई लोग कहते हैं बीजेपी ने ही खेला खेला है। तो आरा में सुदामा प्रसाद बनाम आर के सिंह। देखिए, पिछली बार चुनाव जब जीते थे, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, करेक्ट करिएगा, हमको राजू यादव संभवतः कैंडिडेट थे बिल्कुल ठीक है, सीपीआई बिल्कुल हिमालय ठीक से है। वहां, जी और 1.25 लाख के करीब वोट से हार जीत का अंतर रहा था। जी अगर उसी तरह से सारा वोटिंग पैटर्न रहे, और कुशवाहा छोड़ दीजिए, वैश्य वोट भी थोड़ा टूट करके अगर चला जाए सुदामा प्रसाद के जी साथ, तो मुकाबला और नजदीकी हो जाएगा, एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट आ जाएगा जी चुनाव में। और इस बार हम लोगों ने देखा है कि कोई भी जाति किसी जी एक पार्टी के खूंटे से बंधी हुई नहीं रही है। एक्सेप्शन यादव का है, जो आरजेडी बिल्कुल के खूंटे से बंधे रहे मोटे तौर पर, और मुस्लिम का है। जी बाकी कोई हर जाति के लिए फ्री फॉर ऑल है, कोई कहीं वोट दे रहा है, किसी को वोट दे रहा है, किसी जी कारण से वोट दे रहा है, पता नहीं चल रहा है। और ये हमने कई जगह बात की, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज हमारी कई जगह, मुजफ्फरपुर, वैशाली जगह बात हुई है। लोग कह रहे हैं कि कास्ट का इक्वेशन तो भूल जाइए, जो ट्रेडिशनल इक्वेशन था। यहाँ जी लोग वोट कर रहे हैं किसी न किसी को जाकर के, किसी न किसी कारण से। तो अगर वैश्य वोट टूटता है तो एक चिंता की बात आर के सिंह के लिए वो भी होनी चाहिए, जी क्योंकि राजू यादव को जो वोट मिले थे वो वोट तो मिलेंगे ही, सुदामा प्रसाद को वोट बिल्कुल तो कहीं जा नहीं रहा है। और ये भी चूंकि माले के ही कैंडिडेट है, तो माले का भी जो कोर वोट आधार है आरजेडी का जो है वो मिलेगा, उसमें कुछ वैश्य जुड़ गया। और जो खेला आप कह रहे हैं अगले 36 घंटे में, अगर ये मैसेज बना कि राजपूत हरवा रहे हैं वहां उपेंद्र जी कुशवाहा को, और अगर राजपूत पवन सिंह को जितवा रहे हैं, तो इसका मतलब 2 कुशवाहा हरवा रहे हैं वो लोग। जी उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा रहे हैं, राजाराम कुशवाहा को भी हरा रहे हैं। जी तो ये जो मैसेज अगर हुआ और यहाँ कुशवाहा का वोट टूटा, तब तो एकदम फोटो फिनिश होगा। कोई भी जीत हार बिल्कुल। का अंतर 5-10 हजार से होगा, और कोई भी जीत हार सकता है। हाँ, और इसलिए आपने ये, जो राजू यादव की चर्चा की नहीं, देखिए राजू यादव हार्डकोर माले माने जाते थे और सुदामा हाँ, प्रसाद हार्डकोर माले नहीं माने जाते। नहीं माने यह जाते हैं, बात ठीक ये है। बात। जी हाँ, जी। उनका तो एक चलिए लिबरल देखिए, फेस है। जी बिल्कुल। अब चलते हैं बक्सर। बक्सर में 5 लोगों की लड़ाई है, और देखिए चुनाव प्रचार खत्म होने के तुरंत बाद हमने वहां बातचीत की थी, क्योंकि सभी लोग इसी बात को लेकर परेशान है कि ब्राह्मण गोलबंद हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आनंद मिश्रा ने खेल बिगाड़ रखा है और असम के चीफ मिनिस्टर ने आकर और भी खेल खराब कर दिया। लेकिन वहां मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह आमने सामने हैं ही, लेकिन बसपा के अनिल कुमार, उनकी भी मजबूत दावेदारी है। अब आनंद मिश्रा ब्राह्मणों का मत खराब करेंगे तो मिथिलेश तिवारी को नुकसान होगा, और ददन पहलवान यदि मत खराब करेंगे तो सुधाकर सिंह का नुकसान होगा। कई लोग कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित, कि यदि इंडिया ब्लॉक ने बक्सर और काराकाट भी नहीं जीता तो पूरे बिहार में कहां से जीतेंगे। बक्सर, काराकाट और जहानाबाद की बात करते हैं। नहीं, ये तो बात वो लोग कह रहे हैं। हाँ। जी, तो ये बक्सर की लड़ाई है, और बक्सर में वही बात, अगले 36 घंटे में ब्राह्मण क्या फैसला करते हैं, यादव क्या फैसला करते हैं, और बसपा के आधार मत के साथ साथ अनिल चौधरी को क्या कुर्मी कुशवाहा का मत मिल जाता है, तो किसको कितना डेंट होता है, इसी बात पर सब कुछ निर्भर करेगा। देखिए, बक्सर का चुनाव जो है ये पहली बार है, इतने कैंडिडेट हैं बक्सर के जी चुनाव में, इतने जी कैंडिडेट हैं। बक्सर और जहानाबाद, आपने 2 नाम लिए, दोनों एकदम कनेक्ट होता है कि 4 कोणीय क्या 5 कोणीय लड़ाई है। जी बिल्कुल ददन पहलवान भी हमेशा वोट लेते रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। अनिल कुमार इस बार चूंकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है, और मायावती आई उनके प्रचार के लिए, जी बनारस से एकदम लगता हुआ इलाका है, तो वहां उनको अगर वोट मिलता है मायावती वाला, और वो जी कुछ कुर्मी कोयरी वोट ले जाते हैं,
तो वो दोनों को नुकसान करेंगे। देखिए मायावती बिल्कुल। का जो वोट है, हम शुरू से कह रहे हैं, वो वोट इस बार आरजेडी को जा रहा था, जी। यहाँ उसको नहीं जाएगा। और हुँ। कुशवाहा लौकुश का वोट जो जेडीयू बीजेपी का आधार है, वो अगर नहीं गया, उसमें से कुछ वोट कटा, तो दोनों को नुकसान करेंगे। मतलब इसको जो संजय कुमार जो अपने सीएसडीएस वाले हैं, वो जी। कैंसलिंग ऑफ ईच अदर जो बात कहते हैं कि वो कैंसिल हो जाएगा, इनका उसका कुछ नुकसान होगा, इनका कुछ नुकसान होगा। अब जी। कितना नुकसान होगा, कितना वोट अनिल कुमार लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है कि अंत अंत तक लोग कितना उनके साथ रहते हैं। अभी जी। तो लोग दिख रहे हैं, प्रचार बंद होने तक उनको बड़ी मजबूती से लड़ते हुए दिख रहे हैं, तो उनके साथ कितना लोग रहता है। ब्राह्मण क्या दोनों तरफ बंटते हैं या जी। एकजुट हो जाने का फैसला कर लेते हैं? कोई हुँ। उनमें बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और ये उसको समझा देते हैं कि भाई हम लोग को इसी के साथ रहना है, यही जीत रहे हैं, इनके साथ और वोट जी। है। जो बीजेपी के साथ जनरली होगा कि बिल्कुल। निर्दलीय, इनको हम लोग बाद में मौका देंगे, इस तरह की बातें होती हैं चुनाव के 36 घंटे के जी। बीच में। तो वो किस तरह का होता है, और इस तरह की कोई समझाइश पंचायत कोई यादवों में होती है कि नहीं होती? जी। देखिए हमने कहा कि यादव खूंटे से बंधे रहे हैं, मोटे तौर पर उन्होंने आरजेडी को वोट किया है, लेकिन ददन पहलवान की, ददन यादव की अपनी एक पहचान है, और वो लोगों के स्थानीय स्तर पर लोगों के सुख दुख में वो खड़े होते हैं। हुँ। तो एक उनके निजी अपना अपील है। लेकिन और विधानसभा में बहुत खराब हो गए थे। बहुत विधानसभा में बहुत 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 खराब हुई थी। जी। जी। और अगर कैंडिडेट की बात करें, हम लोग उम्मीदवार जी। की बात करें, हुँ। तो हमको लगता है कि सुधाकर सिंह बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, एक अच्छा जी। कैंडिडेट हम लोग उनको मान सकते हैं। थोड़े बागी हुँ। तेवर वाले हैं, बुरी चीजें, गलत चीजें उनको पसंद नहीं है, वो बोलते भी रहते हैं बहुत, जी। तो वो कैंडिडेट अच्छे हैं। वहां के लोकल भी हैं, जगदानंद सिंह का भी एक बैकग्राउंड है उनका। कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी भी अच्छे हैं, वो भी विनम्र हैं, लेकिन इन जी। दोनों का वोट जो है, दोनों उस वोट में प्ले कर रहे हैं जो बीजेपी जेडीयू का आधार वोट रहा है। फॉरवर्ड का जो वोट रहा है, बिल्कुल। दोनों उसमें प्ले कर रहे हैं। दोनों का कुछ कुछ वोट उन लोगों को आपस में मिलेगा। फैसला इस पर होगा कि लवकुश का वोट कितना टूटता है। जी। ब्राह्मण, तो आपने पहले कहा कि ब्राह्मण हुँ। एकजुट रहते हैं या बिखरते हैं, हुँ। और यादव जी। एकजुट रहते हैं या बिखरते हैं। इसके बारे में कुछ हम लोग, चुनाव जब खत्म होगा, मतदान हो जाएगा, तब कुछ ट्रेंड बिल्कुल, पता तब बता चलेगा। पाएँगे। चलिए देखिए अब चलते हैं काराकाट, जहाँ बिहार की राजनीति का लिटमस टेस्ट हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को रोकने की साजिश कौन कर रहा है? क्या रोकने की साजिश के पीछे जेडीयू के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, लालू यादव की चाल है? पवन सिंह जो आरा में लड़ने की बात कहते थे, वे काराकाट क्यों चले गए? हुँ? और यदि पवन सिंह नहीं आते, तो यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा की जीत में कोई संशय ही नहीं था। तो ये साजिश कहाँ से रची गई? और इसके बाद मतों का विभाजन। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि पवन सिंह के साथ पूरा राजपूत समाज है। देखिए, पवन सिंह की फैन फॉलोइंग जो उनके साथ है, वह जाति से इतर है। वह सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वह राजाराम कुशवाहा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग, फिल्मों के जो स्टार होते हैं और उनके जो फैंस होते हैं, वह जातियों में बंधे नहीं होते। लेकिन पवन सिंह के जीतने की संभावना कितनी है, इस पर मुझे संदेह है। लेकिन वे नुकसान जो पहुंचाएंगे, इससे नतीजा क्या निकलेगा, इसे लेकर चर्चा। मैं जब यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे पास में फोन रखा है, लगातार काराकाट से आ रहे हैं लोग, सुबह से मुझे हिसाब समझा रहे हैं कि अच्छा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लिटमस टेस्ट जो है वह काराकाट में है। देखिए आपने जो जहां से बात शुरू की, वहीं उसी सूत्र, उसी धागे को पकड़ने की जरूरत है। जी। ये कोई साधारण सी चीज नहीं है, एक बड़ी साजिश है उपेंद्र कुशवाहा को रोकने की, एक अच्छे नेता को, एक सधे हुए राजनेता को एक हम्म। ऊंचे मुकाम तक जाने से रोकने की। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी कहानी है जो समय के साथ खुलेगी वो कहानी। जी। वो आराम से चुनाव जीत रहे थे, और अब भी हो सकता है कि चुनाव जीत जाए। देखिए अगर बिल्कुल। कास्ट के इक्वेशन में जब जाइएगा, तो हमने वहां का कास्ट का एक फिगर मंगा करके देखा, जो लोग वहां जानने वाले हैं उनसे भी कुछ डाटा, और कुछ ऐसे जो डाटा अवेलेबल है। देखिए जी। वहां भूमिहार का वोट, ब्राह्मण का वोट, पासवान का वोट, जी। और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, ये वोट 5 लाख से ऊपर है। सत्तर कुर्मी भी सत्तर है, हाँ, हाँ, कुर्मी कुर्मी भी भी है, किसी का। लेकिन जी। 70-80 हजार वोट है, और 1,40,000 अत्यंत पिछड़ा का, 1.5 लाख के करीब 1 लाख वोट है। तो 5 लाख वोट तो आप मान के चलिए, अगर सिर्फ कास्ट का इक्वेशन देख रहे हैं तो उनके साथ है कुशवाहा। उनकी अपनी जाति छोड़ दीजिए, कुशवाहा जी। छोड़ दीजिए, कुर्मी छोड़ दीजिए, तब भी 5 लाख के करीब वोट है, 4.5-5 लाख वोट है उनके पास। वो तो उनको मिलेगा। जब इस तरह से कास्ट के इक्वेशन में अगर जाएंगे, तब दूसरे एक अच्छे नेता की वजह से भी उनको काफी लोग पसंद करते हैं, हमको जहां तक ये जानकारी लोगों ने बताया काराकाट से। जी। और ये आपने ठीक कहा कि
ये जीतने की संभावना जो है, एक भीड़ जुटना और एक उसके उस आधार पर एक एनालिसिस करना वो अलग चीज है। जी। लेकिन हम जब बार बार ये कह रहे हैं कि यादव एक खूंटे से बंधा हुआ है, तो वो खूंटा यहाँ क्यों छोड़ देगा काराकाट में? बिल्कुल। वो काराकाट में तो खूंटा छोड़ेगा नहीं। पवन सिंह तो ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी के हैं और बागी होके खड़े हैं, पवन सिंह तो नहीं, एक बीजेपी के हैं। सवाल वहाँ और भी खड़ा है अजीत जी, कि देखिए जिस राजपूत मतों के बारे में बात हो रही है, जिस भूमियार मतों के बारे में बात हो रही है कि पवन सिंह, उनके जो घर में मुखिया हैं, उन्हें लग रहा है कि पवन सिंह के चक्कर में कहीं राजा राम कुशवाहा ना चुनाव जीत जाएं ये और भी है। फिर जमीन पर लाल झंडा ना गड़ने लगे, यह भी एक खतरा है। है इस पर हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी, जब पहले एक जी। दिन और हम लोग चर्चा कर रहे थे। और वैसे भी काराकाट लोकसभा में राजपूत वोट 1 लाख है। अगर जी। उस पर भी आप क्लेम कर रहे हैं तो वो तो चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके साथ और राजपूत चीजें एक ही जुड़नी लाख है। राजपूत हाँ एक ही हाँ, लाख। काराकाट में 1 लाख है, वो हमने फिगर देखा, उसी में हमने जी। फिगर देखा कि 70-80 हजार राजपूत भूमिहार है, 70-80 ब्राह्मण है और सत्तर हम्म। अस्सी हजार ही पासवान है, और 1.5 लाख से कुछ ज्यादा अत्यंत पिछड़े की जो अन्य नहीं, जातियां हैं हमको उसमें लगता वो है है राजपूतों की वैश्य। संख्या, वो जो फिगर कहीं आपने देखी है जो चल रहा है, राजपूतों की संख्या वहाँ ठीक ठाक है। खैर चलिए, हम लोग उस संख्या में नहीं फंसते हैं। हाँ ठीक है, हाँ। संख्या कब की बात नहीं, लेकिन अगर एक कास्ट को लेकर के भी आप जाएंगे तो वो जीतने का फॉर्मूला उसे नहीं बनता है। जी। और आप भाई कास्ट लाइन से इतर जो आपकी अपील है वो आपके गाने की है, आपकी लोकप्रियता की है, आपको देखने की है। कास्ट जो जी। खूंटे से बंधा हुआ है मुस्लिम यादव, वो तो जाएगा उनके साथ जो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट है राजाराम कुशवाहा के साथ। बिल्कुल। फिर कैसे लड़ाई जीतेंगे? फिर तो आप वोट कटवा हो जाएंगे ना, वोट ही काटेंगे। और देखिए लिटमस टेस्ट की बात जो हमने कही, हमने कई लोगों से पूछा। मेरे ही एक रिपोर्टर हैं जो उस इलाके के हैं, पटना में। हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ भाई, किसको वोट दे रहे हो? तो उसने कहा हवा पवन सिंह की हो रहा है। तो हमने कहा क्यों? तो कहा, हमने कहा कोई काम कराएंगे क्या, उन्हें कोई राजनीति आती है क्या? तो देखिए अब चुनाव में क्या मुद्दे रह गए हैं, लोग किस आधार हाँ, पर वोटिंग कर रहे हैं। तो उसने कहा कि साल भर में एक बार आएंगे, गाना गा देंगे, इसी में वोट बराबर हो जाएगा। आप पैसा सोचिए वसूल हो जाएगा, हाँ। वोट वसूल हाँ, हो जाएगा, बताइए। वोट का मोल क्या रह गया है, इस बात को भी चलिए। तो काराकाट से आगे चलते हैं सासाराम। सासाराम में शिवेश राम और उनके सामने कांग्रेस के मनोज राम। बहुत लड़ाई नहीं है, स्थिति स्पष्ट है, यह हम और आप तो समझ ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो जब देखिए वहां छेदी पासवान को लेकर के कैंटीन इनकम्बेंसी थी, इस तरह की जी। बातें सोच करके बीजेपी ने एक स्टैंड लिया और वो जी। उनकी टिकट काट दी। वहां का इक्वेशन भी कोई ऐसा नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा हम लोग दिमाग लगाएं, खर्च करें, क्योंकि वो जी। इक्वेशनल सीट जहां लालू यादव के जो प्रयोग हो रहे, तो प्रयोग वाली जगह तो है नहीं। वहां बिल्कुल। कोई कुर्मी अत्यंत पिछड़ा, जो नॉन यादव पिछड़ा है, जो जी। अत्यंत पिछड़ा है वो, और जो दलित का एक बड़ा हिस्सा है, वो उनके साथ चला जाएगा। और एनडीए को यहाँ एडवांटेज हमको भी दिख रहा है, जो बाकी जगह जो अभी अभी कड़े मुकाबले वाली जो सीट देख रहे हैं उसके मुकाबले यहाँ लड़ाई अपेक्षाकृत आसान दिख रही है एनडीए के लिए। चलिए अब चलते हैं जहानाबाद। देखिए लड़ाई तो यही दिख रही है, 2019 में भी दिखाई पड़ी थी। मात्र 1751 मतों से चंदेश्वर चंद्रवंशी जीते थे। नीतीश कुमार ने प्रयोग किया था, सुरेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार का प्रयोग इस बार फिर से जारी रहा है, लेकिन इस आश्वासन के साथ देखिए वहां बात कही जा रही है। अशोक चौधरी ने कहा, जो कैंप कर रहे हैं, कि नीतीश कुमार ने कहा है 2029 में दे देंगे। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि 2029 में नीतीश कुमार देने की स्थिति में होंगे तब ना। तो वहां भूमियारों की नाराजगी और इसे साधने का प्रयास ललन सिंह लगे हैं, विजय कुमार चौधरी लगे हैं, भोला शर्मा लगे हैं, अभिराम शर्मा लगे हैं। और यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक बात समझिए कि चंदेश्वर चंद्रवंशी ने किसी का बनाया नहीं तो किसी का बिगाड़ा तो नहीं। फिर नरसंहारों के दिन नरसंहारों की गिनतियां कराई जा रही हैं। लेकिन सुरेंद्र यादव भी मजबूत। 2019 में कहते हैं लोग कि रात में जबरिया उन्हें चुनाव हरा दिया गया। तो यहां का संघर्ष, और इसमें कौन, अरुण कुमार बसपा के 2014 में सांसद भी बने थे रालोसपा से, और आशुतोष कुमार, तो दीपक शर्मा। तो यहां की लड़ाई भी, यह लड़ाई दूसरे तरीके की लड़ाई है। देखिए अभी हम लोग जो भूमियार चर्चा कह कर रहे रहे हैं कि थे, जहानाबाद के भूमियार में ताऊ है। तो यह ताव दिखाने में जबरिया सीट छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लगे हैं वह कह रहे हैं कि जबरिया सीट छीनने की कोशिश में कहीं बड़ा नुकसान न हो जाए, यही क्योंकि बात हो सुरेंद्र रही है। यादव की ताकत, जी बड़ी ताकत। जी। हाँ, तो यही इसी बात की चर्चा है, यही असली इशू है मेन, की जबरिया सीट छीनने के चक्कर में आप जो कई लोग वो जो समझा रहे हैं, जो जी। चंपारण में भी
ये बात राधा मोहन सिंह जी ने मंच पर से कही थी और वहां भी कही जा रही है कि आप बतासा के चक्कर में मंदिर थोड़े तोड़ दीजिएगा, बिल्कुल। आप यहाँ एक एक इस बात में लगे रहिएगा। और कहीं से फिर अगर वो पुराना दिन लौट आया, लालू जी। यादव के जब जमाने का दिन, और सुरेंद्र यादव उसको रिप्रेजेंट करते हैं, भाई वही चेहरा थे उस इलाके में, हम्म, तो वो फिर जीत गए तो क्या होगा, ये सब चीजें समझाई जा रही हैं। लेकिन 22 लाख मतदाताओं तक इस तरह से आप बात समझा नहीं सकते हैं सब लोगों को जी। जाकर के, और सब अपने अपने कंसिडरेशन में वोट कर रहे हैं। बिल्कुल वही हाल जो अभी हम लोग अनिल कुमार की चर्चा कर रहे थे बक्सर में, कि वो अगर दलित का वोट काटते मायावती का, वो नुकसान होगा आरजेडी का, और जी। कुशवाहा वोट काटेंगे वो नुकसान होगा जेडीयू का। जी। वहीं यहाँ अरुण कुमार का है, अगर दलित वोट जो भी उनको जाएगा, मायावती का जो वोट उनको जाएगा वो नुकसान होगा आरजेडी का। जी। भूमिहार वोट जो वो लेंगे वो नुकसान होगा जेडीयू का। जेडीयू पिछली का बार उनको 35 से 36,000 या 37,000 कुछ इस तरह का 40,000 के वोट आया आसपास। जी, था, बिल्कुल। जब वो लड़े थे वहां से अरुण कुमार। तो जी। उतना वोट तो हमेशा ले सकते हैं, मतलब उनकी निजी छवि ऐसी है। और इस बार हमने सुना कि लोग कह रहे थे कि वो लोग अरुण कुमार की तरफ देख रहे हैं। लोग तो 70 से अगर 80,000, 1 लाख का अनुमान भी लगा रहे हैं, और कुछ लोग जीत का अनुमान भी लगा रहे हैं, पता नहीं कैसे लगाते हैं। हाँ, जी। लेकिन जीत का अनुमान तो छोड़ दें, लेकिन अगले 36 घंटे में अगर ये चीजें सेटल नहीं होती हैं, जी। ललन सिंह और भोला शर्मा और ये तमाम लोग मिल करके नहीं कर पाते। देखिए, ये लोग जगदीश शर्मा को नहीं मना पाए, जगदीश जी। शर्मा नहीं गया वहां क्षेत्र में चुनाव करने, राहुल शर्मा भी नहीं गया, वो दोनों दिल्ली बिल्कुल। आ गए जी। दोनों लोग। और ये एक इतना हुआ कि हम साथ नहीं देंगे तो हम विरोध भी नहीं करेंगे, इतना ही बिल्कुल। सिर्फ हुआ। वो लोग क्षेत्र जी। छोड़ करके चले गए, हुँ, जो वहां के सबसे बड़े नेता थे। तो हुँ। अगर ये मैनेजमेंट नहीं होता अगले 36 घंटे में, और वोट जाता है अरुण कुमार को भी, जैसी बात हो रही है 70,000, 80,000, 90,000 वो वोट ले आते हैं, उसमें अगर 50,000 भी भूमिहार का वोट वो ले आते हैं, तब फिर मुश्किल हो जाएगी। तब फिर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए और जीतना देखिए, इस मुश्किल बार होगा। हमने सुरेंद्र यादव के स्वभाव को भी बहुत नर्म देखा, और वे भूमिहारों के गांव में भी जा रहे हैं, और भूमिहारों के यहाँ कच्ची खाना भी बन रहा है, मतलब उन्हें भात दाल खिलाया जा रहा है, इसका बड़ा महत्व हो जाता है। खैर चलिए, बड़ा चलते हैं अंतिम सीट नालंदा। नालंदा के बारे में क्या कहना है? कौशलेंद्र कुमार और सामने से माले के संदीप सौरभ। देखिए, वो तो ऐसा लोग कहते हैं, यहाँ भी लोग कहते हैं। हम लोग जब बीच में भी पार्लियामेंट चल रही होती है और वो दिखते हैं, तो यही चर्चा होती है कि भाई कोई आदमी किस्मत लिखवा के ले आए तो कौशलेंद्र कुमार की तरह, जी। जिनको चुन लिया नीतीश कुमार ने कि भाई ये हमको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जी। जैसा हमने कहा कि एक भी सीट अगर जेडीयू जीतेगी कहीं, कभी अकेले भी लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार जब तक जीवित रहेंगे, सक्रिय रहे न रहे, वो जिसको कहेंगे वो नालंदा से जीत जाएगा। और इसका कारण यह है कि नालंदा नीतीश कुमार की नजर में हमेशा बिल्कुल। नालंदा, राजगीर, बोध गया, इससे आगे वो बाद में बढ़ते हैं। पहले उनको मोतिहारी भी जाना होगा, तो पहले नालंदा, राजगीर और बोध गया से होकर के जी। तब मोतिहारी का रास्ता निकालेंगे। जी। तो इसलिए वहां काम भी उन्होंने कराया है, लोगों को नौकरियां लगी है, एक सामाजिक समीकरण उनका सधा हुआ है वहां इस तरह का। तो इस वजह से हम लोग देख रहे हैं, कम अंतर से जीते, ज्यादा अंतर से जीते, लेकिन उनके लिए लड़ाई अपेक्षाकृत बहुत आसान है, चलिए, एनडीए नालंदा के में लिए भी लड़ाई ठीक आसान है, है। आसान है, लेकिन आप कह रहे थे कि नालंदा की चर्चा होगी तो आरसीपी सिंह के बारे में भी तो कुछ कही दीजिए ना। देखिए, उनका एकदम से चुनाव से नदारद हो जाना, गायब हो जाना, जबकि वो जी। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जी। के नेता हैं। तो हम्म। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं किया, और हम्म। वो खुद भी चुनाव प्रचार में नहीं निकले, जबकि वो निकल जी। सकते थे। और उनकी एक पहचान बन गई है, नीतीश कुमार के कलीग के तौर पर, उनके सहयोगी के तौर पर एक उनकी पहचान है, उनको जाना चाहिए था। तो जी। इसमें कुछ ना कुछ बड़ी बात है जिसको समझने की जरूरत है। क्या बीजेपी में जाकर के उनका मोह भंग हो गया, या हम्म। बीजेपी का ही उनसे मोह भंग हो गया, या जैसी बीच में कभी चर्चा हुई थी कि किसी ने बात करा दी थी उनकी नीतीश कुमार से, कोई ऐसी बात है, सचमुच बात हुई है कि नहीं हुई है। तो ये कुछ कहानी बड़ी है, मतलब ये साधारण बात नहीं है। अब ये उम्मीद देखना होगा कि विधानसभा चुनाव तक आगे वो क्या उनकी रणनीति रहती है। अभी उनमें चलिए, उस राजनीतिक कहानी को भी उनका आगे हम लोग राजनीतिक डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार बंद हो गया, और अब अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को, और एग्जिट पोल का वक्त आएगा। एग्जिट पोल भी बताएंगे हम आपको, अजीत द्विवेदी जी साथ होंगे, क्योंकि पिछले 2 महीनों से एक-एक लोकसभा क्षेत्र के हर प्रकार के कैलकुलेटर को हमने और अजीत जी ने पढ़ने की कोशिश की है, और तमाम सोर्सेज जो हैं उससे यह जानने का प्रयास किया है कि स्थितियां क्या रही, परिस्थितियां क्या रही, और रिजल्ट के संकेतक क्या हैं। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।